नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपका कॉस्टिंग का पेपर भी बहुत शानदार गया होगा। अगर थोड़ा 19-20 गया भी है तो अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी चिंता करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो सामने है मैं उसे संभालना है, और वो क्या है सर, या तो ऑडिट या फिर एफएम और एसएम। तो फिलहाल तो ऑडिट हमारे सामने है, तो सर इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन 1.5 दिनों को हम कैसे अच्छे से मैनेज करें। तो आपकी खुद की अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है। मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या सही रहेगा। आप इसमें विथ माइनर मॉडिफिकेशन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जिस दिन आप पेपर देकर आते हो उस दिन थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, थोड़ा सा पुराना पेपर जो अपन देकर आए हैं वो भी मन में चलता रहता है, थके हुए होते हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप पेपर से आते हो उस दिन आपको ईजीएस्ट चीज़ें जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि आफ्टर कॉस्ट पेपर, तो हमें क्या करना चाहिए, चैप्टर 1, 6 और 11, ये तीनों चैप्टर से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, आसान भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों मिलाकर लगभग 20 नंबर का पेपर आराम से आता है। तो इन तीनों को अच्छा कर लीजिए, छोटी भी है, आसान भी है और स्कोरिंग भी है। और ये कर ही लेना बेटा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर अपन ने मतलब आज के दिन कुछ नहीं करा। जिस दिन पेपर देकर अपन आए हैं, अगर अपन ने उस दिन कुछ नहीं करा तो फिर अगले दिन करने को बहुत कुछ हो जाएगा, वो शायद संभालना फिर प्रॉब्लम वाला काम हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है। अब नेक्स्ट डे की बात करें यार, तो जो फर्स्ट हाफ तक का टाइम होता है, मतलब लंच के पहले तक का टाइम, मुझे लगता है वो थोड़ा रिलैक्स्ड टाइम होता है। अपन थोड़ा चिल माइंड से होते, रिलैक्स माइंड में होते हैं। तो अपन को थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं या थोड़ा जो कम आती है उनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रेशर में वो नहीं आएंगी समझ में। तो सर वो कौन से टॉपिक हैं, जैसे बैंक ऑडिट है। अब यार बैंक ऑडिट में किसी ने पढ़ा है, किसी ने आधा पढ़ा, किसी ने ज़्यादा पढ़ा, जैसा भी है, मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लेना। और वो गिने चुने 15-20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं, अगर आपने उससे ज़्यादा पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, आप वो उतना पूरा पढ़ लीजिए। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करी थी ग्रुप पर, उसमें टॉपिक वाइज इवन किस स्टैंडर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताया है। समझ रहे हो, कौन से स्टैंडर्ड में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बताया है, तो आप वो देख सकते हो। तो एटलीस्ट उतना तो पढ़ो। बैंक ऑडिट में अधिकतर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, तो वो पढ़ के जाओगे तो बढ़िया रहेगा। पूरा चैप्टर ही छोड़ के जाओगे तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है यार। फिर चैप्टर 9 का जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, यदि पहले पढ़ा है तो। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर ही छोड़ रखा है तो फिर एक अलग केस है, लेकिन मुझे लगता है कि चैप्टर 9 का पार्ट 1 तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर 9 पार्ट 1 में गवर्नमेंट ऑडिट है, लोकल बॉडी ऑडिट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है फिक्स से, और इस बार मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑडिट से आना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पूछ लिया है। पर ओवरऑल पढ़ लो तो बेटर रहेगा। फिर भी अगर किसी एक को चुनते हो तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछ लिया है तो शायद गवर्नमेंट ऑडिट पर उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो पार्ट 1 तो बहुत अच्छा बना ही सकते हो। पार्ट 2 में थोड़ा जनरल जनरल देख लो। इवन मैंने तो बताया भी कि क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि होटल है या कुछ जनरल जनरल पॉइंट होते हैं वो देख सकते हो, ये आप कर लो। इसके अलावा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और 320, ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है देखा जाए तो, इनको आप अच्छे से कर लो। ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोर्शन अगर आप फर्स्ट हाफ में निपटा दो तो एकदम जो थोड़ा सा खराब लगता है आपको पोर्शन, वो अच्छे से हो जाएगा। फिर सेकेंड हाफ में क्या करना है, अब हम वो पोर्शन उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट भी है, हमें आता भी है। समझ रहे हो आप, जैसे कि चैप्टर 4, भाई वैसे तो उसमें 8 स्टैंडर्ड है, पर एटलीस्ट 4 तो कौन से होना चाहिए, 520, 530, 501, 505, ये तो अच्छे से करना ही है। पूरे कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करके जाना ही है। और अपन जब क्लासेस शुरू होती है ऑडिट की, तो शुरुआत में ये पढ़े हुए होते तो बहुत हद तक अपन को ये आते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा इससे काम। चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट, सबसे अच्छा यही चैप्टर है, स्कोरिंग भी बहुत है, इसमें कारों से क्वेश्चन फिक्स से आता है ना। और बाकी चैप्टर 8 ओवरऑल ही अच्छा है, आप ये कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है। चैप्टर 7 में ऐसे तो 6 स्टैंडर्ड है, लेकिन इजीली जो आप कर सकते हो और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या होते हैं, 570, 580, 265 और 260, एटलीस्ट इतना तो करो आप। ये मैंने इंपॉर्टेंस के सिक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। और चैप्टर नंबर 2, ये तो भाई 12 नंबर का आता है। भाई अब तक जो आईसीआई का जो वेटेज है वो भी 12 नंबर का है लगभग, और जो दोनों एग्जाम हुए हैं मई 24 और सितंबर 24, उनमें भी ये 12 नंबर का आया है। तो मुझे लगता है ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आप सीधे सीधे 12 में से 10 नंबर निकाल सकते हो, अगर 12 का आया तो। यार अब एक्सेप्शन बन जाए तो मुझे क्या पता, आईसीआई ने जो बोला है वो तो यही है, ठीक है ना। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि इस चैप्टर में लगभग 12-13 ही कॉन्सेप्ट हैं, और 12-13 में से 6-7 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूछ चुकी है आईसीआई पिछले 2 अटेम्प्ट में। तो बचे कौन से, 4-5 रद्दी से कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं।
तो सर ऐसे तो पूरा चैप्टर ही अच्छे से करना है, लेकिन वो जो 4-5 कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से देख लेना। सर वो 4-5 कौन से हैं जो बचे हैं जो हमें करना है? यार बेटा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टॉपिक की लिस्ट दी है ना, अभी कुछ ही दिन पहले शेयर करी थी, उसमें ये भी बताया कि चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसमें 5-6 वही हेडिंग लिखी है जो बची हैं। तो आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो बचा हुआ है जो नहीं पूछा है वो अच्छे से देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन था वो असिस्टेंट टू हैव ओपन माइंड या असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, असिस्टेंट को ओपन माइंड रखना चाहिए, ये एक अलग से हेडिंग है, रिवीजन लेक्चर में भी मैंने कवर कराई है, ठीक है ना। ऐसा एक और बात है, अगर किसी को ज़्यादा डर लगे बेटा खुद से ना संभाल पाए, तो आप रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो स्पीड में, जैसा भी आपको ठीक लगे, वो आपका मैटर है कि आपको क्या बेस्ट लगेगा। मेरी साइड से जो हेल्प चाहिए वो तो मैं कर ही दूंगा, आप बोल बस देना एक बार, है ना। ओके, तो ये पोर्शन आपको किसी भी कंडीशन में निपटाना है, अच्छे से करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत काम का है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सर एग्जाम डे की। तो एग्जाम डे में क्या है सर, अपन चैप्टर 5 जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर 5, तो या नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, तो आप क्या देख सकते हो, उसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, या इंटेंजिबल एसेट है, या एक्सपेंस वाली पोर्शन तो बहुत ही ईजी है, पूरा एक जैसा ही सा तो है, अगर आप एक वीडियो देख लोगे एक्सपेंसेस का तो काम हो जाएगा आपका। तो कुछ लिमिटेड पोर्शन है जो मैंने बताया है उस लिस्ट में, आप एटलीस्ट उतना तो देख के जाना, ठीक है। इसके अलावा सर एग्जाम डे पे क्या कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब आप ये पूरा ऑडिट पढ़ोगे, है ना, कॉस्ट के पेपर से लेकर नेक्स्ट डे की रात तक, तो आप क्या करना, पढ़ते समय ना मार्क करते जाना। जैसे चैप्टर 1 में ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मैं भूल सकता था, चैप्टर 11 में ऐसा क्या था जो भूल सकता था, या चैप्टर 2 में कौन से पॉइंट है जो मैं भूल सकता था, मतलब आर रिवाइज करने वाले कौन से पॉइंट है। तो एग्जाम डे पे 2-3 घंटे में जो पढ़ा है उसमें जो भूलने वाले पॉइंट थे उनको मार्क करके रखा होगा, तो एक बार वो फिर से देख लेंगे। यार एग्जाम में कुछ पोर्शन तो ऐसा हो जो एकदम हम छाप कर आए, ऐसा। हालांकि ये वही पेपर है बेटा जिसमें आप मन से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही तुम्हें बताना है, तुम बहुत सारी चीज़ें मन से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो बात समझ में नहीं आई है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी पता है वो आप लिखिए, है ना। जैसे गोइंग कंसर्न के रिलेटेड आपको जो पता है वो आप लिख सकते हो, अगर गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया है तो। फिर जैसे कोई फैक्टर आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ये, फैक्टर अफेक्टिंग वो, तो मैंने बताया कुछ फैक्टर, अधिकतर फैक्टर कॉमन ही है, नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ऐसे बताए ना, मटेरियलिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो कॉमन है, आप वो लिख दो तो भी बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब आप जनरल अंडरस्टैंडिंग इस पेपर में यूज़ कर सकते हो। एमसीक्यू बड़े आराम से करना कि वहाँ से आप थोड़ा एक ठीक ठाक स्कोर कर सको, ऑडिट में हो भी जाता है वैसे, एमसीक्यू ठीक हो जाते हैं लगभग, आप 20 नंबर आराम से एमसीक्यू में मेरे हिसाब से कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा ही कर लोगे, और अटेम्प्ट पूरा करना है ना। एक और बात बेटा, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि ऐसे 315 इसमें नहीं आया, है ना, या एक आध दो चीज़ें और हो सकती हैं छोटी मोटी, तो उनका ऐसा है बेटा, जिसने पढ़े हैं वो मैनेज कर ले इसी टाइम में, ओबियसली उसने अगर वो भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो वो कर लेगा मैनेज, और जिसने नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 315 नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ऐसा। हालांकि उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उस लिस्ट में, तो आप उतने तो कर ही सकते हो, है ना। इसके अलावा ध्यान रखिए बेटा, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है चाहे जो हो जाए, जो अच्छे से आते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से लिखो, मतलब एमसीक्यू बहुत अच्छे से करो, जो पेपर आता है वो पहले करो और बहुत अच्छे से लिखो, ताकि वहाँ अपन को मैक्सिमम नंबर मिल सकें, 4 में से 4 या 3.5 या 3 तक तो एनी हाउ मिल ही जाए, और बाकी पेपर हम पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। मतलब हमें जो भी उससे रिलेटेड लगेगा हम लिख कर आएंगे। कई बार तो बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, कोई अलर्ट तो रहे तो उसको हो सकता है पेपर में ही किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, है ना। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट दी है एक बार इंश्योर कर लेना कि क्या वो क्वेश्चन हमें आते हैं, मैंने वो बहुत सोच समझ कर बनाए हैं बेटा, भगवान करे वो आ भी जाएं, लेकिन अब कौन जानता है आईसीआई को, तो एक बार आप इंश्योर जरूर कर लेना कि जो मैंने लिस्ट दी थी वो आपको आती है कि नहीं आती है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करके वो मैंने बनाए हैं। तो सर वो कब करेंगे सर, अलग से करना है क्या? नहीं, जैसे आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखो कि इसमें सर ने 6 क्वेश्चन दिए हैं, क्या ये 6 क्वेश्चन मुझे आते हैं अच्छे से। चैप्टर 2 में पूरा पढ़ लिया, सर ने कितनी लिस्ट दी है, 6 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन की, ये क्या मुझे आते हैं, ऐसे इंश्योर करते जाना साथ साथ, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिर आर वाली क्वेश्चन पे मैंने बता ही दिया है कि अगर आप टिक मार्क करते जाएंगे तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन वो एक बार फिर से देख लेना, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ होगा,
है ना। फिर कॉमन पॉइंट पे मैं बोल ही चुका हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं जो आप कहीं भी घुसा सकते हो। एक और बात बेटा, ऑडिट जैसा पेपर, खैर ये तो अधिकतर पेपर में होता है, पर ऑडिट में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, आपको ब्लैंक सा फीलिंग आएगी। हो सकता है पेपर देखकर ही आपको लगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। बेटा आप मेंटली प्रिपेयर रहो, ऑडिट में ये होना नॉर्मल है, ये अधिकतर लोगों के साथ हो सकता है, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ हो जाता है कि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं, आप पेशेंस रखोगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, ये मान के चलना है कि हमें लग रहा है ऐसा, जब हम लिखने जाएंगे धीरे 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 तो सब चीज़ें आती चली जाती हैं। घबराना नहीं है, जो हिम्मत से वहाँ बैठा रहेगा लिखता रहेगा उसको बेटा 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर एमसीक्यू और फिर 88 नंबर का पेपर बचता है, उसमें से आपको 25-30 नंबर जुगाड़ना है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 20-25 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला भी सब पे ही बनता है, अगर वो आपने अच्छे से करा और बाकी अगर आपने अटेंड करा है तो भी काम आपका हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, रिलैक्स रहना है। मैं मान लो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर रहा हूँ, फिर बी फिर सी ऐसे कर रहा हूँ। ए में जितना याद है लिख के तुरंत आगे बढ़ो, रुकना है ही नहीं। फिर ए का पार्ट भी जितना याद है उतना लिखो, तुरंत आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। कई बार आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो सकता है पहला वाला याद आ जाए तो तुरंत आके ये वापस से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रुकना नहीं है, लिखते चले जाना है। पहले राउंड में जो बन रहा है, जहां जहां जो बन रहा है लिखते चले जाओ। दूसरे राउंड में थोड़ा प्रयास करेंगे और सोच के लिखेंगे। तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते फिर भी कुछ तो भी लिखना है उससे रिलेटेड, ताकि पेपर पूरा अपना अटेंड हो जाए। तो बहुत बढ़िया करेंगे बेटा, घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। जो रिलैक्स रहेगा, जो काम रखेगा, खुद को रिलैक्स रखेगा एकदम, वो बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है कि हमें पेपर में थोड़ी बहुत घबराहट होगी, ये तो सर ने हमें पहले ही बोला था, तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं। हम बस पेशेंस रखेंगे और लिखते चले जाएंगे, हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपको 50 से कम नहीं आएंगे, और जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है वो तो बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कुछ भी हेल्प लगे बेटा, हर समय मैं अवेलेबल हूँ। आप तुरंत हो सके तो आप वॉइस नोट भेजना, ताकि मैं आराम से समझ सकूँ कि आप पूछ क्या रहे हो, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।